नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हिंदी की इस प्रैक्टिस सीरीज़ में। इस प्रैक्टिस में हम बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी के लिए प्रश्नों को देखने वाले हैं। साथ ही यह प्रश्न जो है यूजीसी नेट की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न मैंने काफ़ी चुन-चुन कर बनाए हैं और प्रश्नों का जो लेवल है वो मैंने थोड़ा-सा कठिन रखा है। तो कोशिश करिएगा कि प्रश्न आप सही कर पाएँ। चलिए देखिए पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन-सी उपबोली बुंदेली बोली की उपबोली नहीं है? बनाफरी, खटोला, सरगुजिया, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये जो दोनों ऑप्शन हैं डी और ई, ये बीपीएससी की परीक्षा में दिए जाते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सी उपबोली बुंदेली बोली की उपबोली नहीं है। बनाफरी, खटोला, सरगुजिया, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। फटाफट अपने उत्तर कमेंट में देते रहिए और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सरगुजिया। सरगुजिया जो है वह बुंदेली बोली की उपबोली नहीं है, छत्तीसगढ़ी की उपबोली है। बाकी बनाफरी और खटोला जो है यह बुंदेली बोली की उपबोलियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया था? 1951 में, 1957 में, 1953 में, 1955 में या इनमें से कोई नहीं। गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ था और आपको बताना है वह कब हुआ था। सही उत्तर है इसका 1957 में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, मैथिली के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है आपको। मिथिला की बोली को मैथिली कहा जाता है। मैथिली संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है। छीका-छीकी और जोलहा मैथिली की उपबोलियां हैं और मैथिली का विकास अर्ध-मागधी से हुआ है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। यह भी प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि भाषा विज्ञान से प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मैथिली का विकास अर्ध-मागधी से हुआ है। यह असत्य कथन है क्योंकि मैथिली का विकास जो है मागधी से हुआ है, न कि अर्ध-मागधी से। ठीक है। क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इसी तरह के प्रश्नों का संकलन मैंने एक बुक में देखा था जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वह है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की हिंदी व्याकरण एवं साहित्य, जिसकी फ़ोटो आप ये यहाँ देख सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी किताब है और इसमें लगभग आपको 6000 प्रश्नों का संकलन मिलेगा जो कि 2015 से अब तक हुई परीक्षाओं के 900 परीक्षाओं का चयनित उसमें से चयनित प्रश्नों का संग्रह है, जिसमें आपको व्याख्यात्मक हल भी मिलेंगे। और ये आपके यूपीएससी, पीएससी, आरओ, एआरओ, स्टेट एसएससी, राज्य पुलिस, डीएसएसबी और सभी शिक्षक भर्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसमें आपको बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस सेट मिलेगी। साथ ही साथ एक और बुक है जो आपको पढ़ने के लिए है, सामान्य हिंदी। इसमें आपको थ्योरी भी देखने को मिलेंगी। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और पिन कमेंट में भी दे दूंगी, आप वहाँ से इसको खरीद सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सुधा 10 कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको 10% की छूट भी मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है, खड़ी बोली को मर्दानी भाषा किसने कहा है? सुनीति कुमार चटर्जी ने, किशोरी दास वाजपेयी ने, धीरेन्द्र वर्मा ने या कामता प्रसाद गुरु ने? आप सभी को पता है कि खड़ी बोली को मर्दानी भाषा भी कहा गया था और किसने कहा था आपको ये बताना है। सही उत्तर है इसका सुनीति कुमार चटर्जी। इन्होंने खड़ी बोली को मर्दानी भाषा और जनपदीय भाषा भी कहा है, दोनों याद रखिएगा। मर्दानी भाषा और जनपदीय भाषा दोनों सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को कहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से अग्र स्वर कौन सा है? बड़ी, अ, उ या आ? आपको बताना है इनमें से अग्र स्वर कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ई। ई जो है अग्र स्वर कहलाता है। साथ ही अ की बात करें तो यह मध्य स्वर कहलाता है, मध्य स्वर है। और उ और आ की बात करें तो ये दोनों स्वर जो हैं यह पश्च स्वर में आते हैं। ठीक है, तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है,
देवनागरी लिपि के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करना है आपको। ऑप्शंस हैं, यह एक अक्षरात्मक लिपि है, ध्वनि चिन्ह वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित हैं, इसके लिखित व उच्चारण में भिन्नता नहीं है, यानी कि इसके लिखित रूप में और इसके उच्चारण में भिन्नता नहीं है, और देवनागरी में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक से अधिक वर्ण है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है असत्य है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। देवनागरी में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक से अधिक वर्ण है, यह सत्य है। एक से अधिक वर्ण एक ही ध्वनि के लिए हमें अंग्रेजी भाषा में देखने को मिलते हैं, जैसे क के लिए के भी है और सी भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। तिलक फॉन्ट में कितने टाइप फॉन्ट हैं? आपको पता है कि तिलक जी ने टाइप फॉन्ट को बनाया था, तो आपको बताना है कि जो तिलक फॉन्ट था उसमें कितने फॉन्ट थे, 150, 190, 180 या 205। इसका सही उत्तर है 190। तिलक फॉन्ट में 190 फॉन्ट हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 है, देवनागरी के मानकीकरण के संबंध में सबसे बड़ा और सबसे पहला सरकारी प्रयास कब किया गया था? 1945 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में या 1948 ईस्वी में? देवनागरी के मानकीकरण के संबंध में सबसे बड़ा और सबसे पहला सरकारी प्रयास कब किया गया था? कमेंट में अपने उत्तर देते रहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1947 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में देवनागरी के मानकीकरण के संबंध में सबसे पहला सरकारी प्रयास किया गया था। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर इसको शेयर करिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा। गार्सद तासी के इतिहास ग्रंथ के विषय में असत्य कथन का चुनाव करना है। इस तरह के प्रश्न अब परीक्षाओं में ज़्यादा पूछे जाते हैं। यह फ्रेंच भाषा में रचित है। कुल 738 रचनाकार और हिंदी के केवल 80 हैं। इसमें प्रथम कवि के बारे में विचार नहीं किया गया है और इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। आपको बताना है कि इस संबंध में कौन सा असत्य कथन है। गार्सद तासी के इतिहास ग्रंथ के संबंध में कौन सा कथन इसमें से असत्य है? कमेंट में अपने उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। कुल 738 रचनाकार तो हैं, लेकिन हिंदी के जो हैं वह केवल 72 रचनाकारों को लिया गया था, न कि 80। ठीक है, इसका भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, प्रथम इतिहास ग्रंथ जिसमें केवल हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया गया था, वो कौन था? हिंदी साहित्य का इतिहास, शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद या द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान? कौन सा प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है जिसमें केवल हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया गया था? सही उत्तर हो जाएगा इसका द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर डी। इसमें कुल रचनाकारों की संख्या जो थी वह 952 थी और ये सभी हिंदी के थे। जॉर्ज ग्रियर्सन इसके रचनाकार हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, मिश्र बंधुओं में से कौन सा शामिल नहीं है? श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र या सुखदेव बिहारी मिश्र? निम्न में से कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? सही उत्तर है इसका कृष्ण बिहारी मिश्र, यह मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र ये शामिल है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी ऑप्शन में गलती हो सकती है। अगर आपको सुखदेव मिले तो वो नहीं होगा, सुखदेव है। ठीक है, तोता जो होता है उस वाला सुख है, यही सही रहता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद निम्बार्काचार्य, योग दर्शन पतंजलि और सांख्य दर्शन कपिल मुनि का? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है।
बात करें अद्वैतवाद की तो यह रामानुजाचार्य का नहीं है, शंकराचार्य का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। सुजान सागर किसकी रचना है? रसखान की, नंददास की, कृष्णदास की या ध्रुवदास की? सुजान सागर आपको बताना है किसकी रचना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका रसखान। रसखान की रचना है। रसखान की अन्य रचनाएं जो पूछी जाती हैं वो हैं प्रेम वाटिका, एक प्रेम वाटिका पूछी जाती है और एक दान लीला पूछी जाती है और अष्टयाम भी पूछी जाती है। प्रश्न संख्या 14 है, अलंकार प्रकाश किस रीतिकालीन कवि की रचना है? भूषण की, मतीराम की, आलम की या चिंतामणि की? आपको बताना है अलंकार प्रकाश किसकी रचना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका भूषण की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भूषण की रचना है अलंकार प्रकाश और साथ ही मतीराम की भी रचना एक ऐसी ही मिलती है, उसका नाम है अलंकार पंचासिका। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। अलंकार प्रकाश भूषण की रचना है और अलंकार पंचासिका मतीराम की रचना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बकरी विलाप किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या लल्लूलाल? आपको बताना है बकरी विलाप किसकी रचना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 है, पथिक किसकी रचना है? श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त या गया प्रसाद शुक्ल स्नेही? यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। श्रीधर पाठक की रचना है यह, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 है, मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का अधिकार नहीं है, कथन किस विद्वान का है? मुंशी प्रेमचंद का, नागार्जुन का, धूमिल का या रामवृक्ष बेनीपुरी का? मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का अधिकार नहीं है, कथन किस विद्वान का है? सही उत्तर है इसका मुंशी प्रेमचंद। यह कथन जो है मुंशी प्रेमचंद जी का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गोबर गणेश संहिता निबंध के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय और सरदार पूर्ण सिंह या इनमें से कोई नहीं? गोबर गणेश संहिता निबंध के लेखक कौन है? सही उत्तर है इसका गुलेरी, चंद्र शर्मा गुलेरी का निबंध है गोबर गणेश संहिता। प्रश्न संख्या 19 है, निम्न में से कौन सा निबंध चिंतामणि भाग 2 में संकलित नहीं है? काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद और काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था? आपको बताना है इसमें से चिंतामणि भाग 2 में कौन सा निबंध संकलित नहीं है। सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था। यह जो है चिंतामणि के भाग 2 में नहीं, भाग 1 में ही संकलित है। बात करें इन तीनों निबंधों की, काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनावाद, यह चिंतामणि के भाग 2 में संकलित है और यह 1945 में प्रकाशित हुआ था, जिसके संपादक थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। संपादक का नाम भी याद रखिएगा। चिंतामणि भाग 2 के संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और इसमें केवल 3 ही निबंध है, ये 3 ही निबंध है, इसके अलावा इनमें और कोई निबंध नहीं है भाग 2 में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20 है, रामचंद्र शुक्ल से सर्वत्र सहमत होना संभव नहीं, फिर भी शुक्ल जी प्रभावित करते हैं। नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है और पंडित सिर हिलाता है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर रहेगा सिर हिलाता है। कथन किस विद्वान का है? रामविलास शर्मा का, रामचंद्र तिवारी का, डॉक्टर बच्चन सिंह का या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का? रामचंद्र शुक्ल से सर्वत्र सहमत होना संभव नहीं, फिर भी शुक्ल जी प्रभावित करते हैं। नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है और पंडित सिर हिलाता है। यह कथन आपको बताना है किसका है। सही उत्तर है इसका डॉक्टर बच्चन सिंह। यह बच्चन सिंह जी का कथन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 है,
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसिद्ध निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं उनके किस निबंध में संग्रहित है? यह यूजीसी नेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है क्योंकि यह निबंध उनके सिलेबस में लगा हुआ है। आपको बताना यह निबंध किस निबंध संग्रह में संग्रहित है? कल्पलता में, विचार वितर्क में, विचार प्रवाह में या कुटज में? सही उत्तर है इसका कल्पलता में। कल्पलता में नाखून क्यों बढ़ते हैं संग्रहित है। आम फिर बौरा गए और सीरीज के पुल भी कल्पलता में ही संग्रहित हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध हैं इनके। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 है। गंधमादन निबंध के रचनाकार कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल या कुबेरनाथ राय? गंधमादन निबंध बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है। आपको बताना है इसके रचनाकार कौन है। सही उत्तर है इसका कुबेरनाथ राय। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1949, 1950, 51 या 53 या इनमें से कोई नहीं। गेहूं और गुलाब का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। इस प्रैक्टिस सेट में आपको सभी तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, रचनाओं से भी, कथनों से भी, काव्य शास्त्र से भी और आगे व्याकरण से भी प्रश्न हैं। तो क्लास को पूरा देखिए, आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। सही उत्तर हो जाएगा इसका 1950। गेहूं और गुलाब 1950 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। किसने अपने उपन्यासों को आत्मपीड़न के साधन कहा है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जयशंकर प्रसाद ने, जैनेन्द्र ने या अज्ञेय ने? किसने अपने उपन्यासों को आत्मपीड़न के साधन कहा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैनेन्द्र। जैनेन्द्र ने अपने उपन्यासों को आत्मपीड़न के साधन कहा है। उनका एक सेंटेंस है, वाक्य है, कथन है जो पूछा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि पीड़ा में परमात्मा बसता है, मेरे उपन्यास आत्मपीड़न के साधन हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 25 देखिए। राधा कृष्ण दास के प्रसिद्ध उपन्यास निस्सहाय हिंदू का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1895 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1892 ईस्वी या 1894 ईस्वी? निस्सहाय हिंदू कब प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा इसका 1890 ईस्वी में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, प्रेमचंद जी के किस उपन्यास का हिंदी रूपांतर नाम रंगभूमि है? बाजारे हुस्न, जलवाए इसार, चौगाने हस्ती, गौसे आफियत? आप सभी को पता है कि प्रेमचंद जी ने उपन्यासों को पहले उर्दू में लिखा था और बाद में उन्हें हिंदी में रूपांतरित किया गया था। तो रंगभूमि इनमें से किसका नाम है, आपको बताना है। सही उत्तर है चौगाने हस्ती। चौगाने हस्ती का जो हिंदी में नाम है वह रंगभूमि है और इसका हिंदी में अनुवाद इन्होंने 1925 में किया था। साथ ही बाजारे हुस्न की बात करें तो यह सेवा सदन नाम से इसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। और कब किया था? 1918 में, ठीक है। जलवाए इसार की बात करें तो जलवाए इसार का नाम इन्होंने वरदान, हिंदी में वरदान लिखा था, वरदान रखा था। और कब इसको हिंदी में रूपांतरित किया था? 1921 में, ठीक है। और गोसे आफियत जो है यह प्रेमाश्रय है, ठीक है। इसका नाम हिंदी में इन्होंने प्रेमाश्रय दिया था और इसको इन्होंने 1922 में रूपांतरित किया था, ठीक है। तो इन सबको लिख लीजिएगा, ये ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में आ सकते हैं, ठीक है। उर्दू नाम और हिंदी नाम दोनों को याद रखिए और कब रूपांतरित किया था इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 27 है। काली आंधी जो कि 1974 में है, किसका उपन्यास है? कमलेश्वर का, निर्मल वर्मा का, मोहन राकेश का या दुष्यंत कुमार का? काली आंधी किसका उपन्यास है? सही उत्तर है इसका कमलेश्वर। कमलेश्वर का उपन्यास है यह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 28 नंबर का प्रश्न है, कृष्णा सोबती को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? जिंदगी नामा, दिलोदानी, समय सरगम और सूरजमुखी अंधेरे के? कृष्णा सोबती को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? सही उत्तर है इसका
जिंदगी नामा के लिए जिंदगी नामा का प्रकाशन वर्ष है 1979 और 1980 में ही इन्हें इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। मोहन राकेश जी का कौन सा नाटक अश्वघोष के सौंदर्यानंद पर आधारित है? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस और पैरों तले जमीन। मोहन राकेश के ये सभी नाटक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें से एक जो है पैरों तले जमीन, यह अधूरा है। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो नाटक है यह सौंदर्यानंद पर आधारित है। संस्कृत के एक कवि थे अश्वघोष, उनका नाटक है सौंदर्यानंद, उस पर आधारित है लहरों के राजहंस। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष 1963 ईस्वी है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30 है। रूपक के एक भेद डिम में कितने अंक होते हैं? रूपक के 10 भेद होते हैं जिनमें नाटक भी आता है। तो आपको बताना है कि जो डिम नाम का भेद होता है उसमें कितने अंक होते हैं। रूपक के 10 भेदों में डिम है, नाटक है, भाड़ है, प्रहसन है, इस तरह के 10 प्रकार होते हैं। और डिम जो है इसमें केवल 4 अंक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 31 है। कथन है यह एक, आपको बताना है कथन किसका है कि भावुकता भी जीवन का एक अंग है। साहित्य की किसी शाखा से हम उसे बिल्कुल हटा तो सकते नहीं। हाँ, यदि वह व्याधि के रूप में फील पाँव की तरह बढ़ने लगे तो उसकी रोकथाम आवश्यक है। यह कथन किस विद्वान का है? गुलाब राय का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का या रामविलास शर्मा का? ये सभी प्रश्न मैंने काफ़ी चुन चुन कर बनाए हैं। तो एक बार फिर से कहूँगी कि अगर क्लास अच्छी लगी रही हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी क्लास को शेयर कीजिएगा। तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि भावुकता भी जीवन का अंग है। साहित्य की किसी शाखा से हम उसे बिल्कुल हटा तो सकते नहीं। हाँ, यदि वह व्याधि के रूप में फील पाँव की तरह बढ़ने लगे तो उसकी रोकथाम आवश्यक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 32 है। यह भी एक कथन है क्योंकि आजकल के परीक्षाओं में कथन से संबंधित प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि देश की परंपरा सुरुचि की रक्षा के लिए कुछ व्यापार तो हमें आजकल भी वर्जित रखने चाहिए, जैसे कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चुंबन आलिंगन चाहे यूरोप की सभ्यता के भीतर हो पर हमारी दृष्टि में जंगलीपन या पशुत्व है। यह कथन किस विद्वान का है? शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, रामनरेश त्रिपाठी का या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर की बात करें तो यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यह भी एक कथन है और आपको बताना है कि किसका कथन है। प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियों में घटनाओं का अतिरेक है तो प्रसाद में भावों का वहन करने के लिए उन्होंने काव्य में भाषा का प्रयोग किया है। यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का या डॉक्टर बच्चन सिंह का? सही उत्तर की बात करें तो यह कथन जो है यह डॉक्टर बच्चन सिंह का है और यह उनके हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पुस्तक से है। पेज नंबर 388 पे यह कथन आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 34 है। नारी जननी जगत की, पाल पोस दे पोस, मूरख राम विचार कर ताही लगावे दोष। किसकी पंक्ति हैं? दरिया साहब की, यारी साहब की, गुरु गोविंद सिंह की या जगजीवन दास की? यह प्रश्न मैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लगाती हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। नारी जननी जगत की, पाल पोस दे पोस, मूरख राम विचार कर ताही लगावे दोष। किसकी पंक्तियाँ हैं यह? सही उत्तर हो जाएगा इसका दरिया साहब। यह दरिया साहब की पंक्तियां हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 35 है कि अपनी पहुँच विचार के कर्तव्य करिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। किस कवि की सूक्ति है? ध्यान दीजिएगा, ये कवि सूक्तियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। इनकी बहुत सी सूक्तियाँ आपको देखने को मिलती हैं कहावतों के अंदर। तो आपको बताना है यह किसकी पंक्तियां हैं? बृंद की, गिरधर कविराय की, बैताल की या रहीम की?
सही उत्तर हो जाएगा बृंद कवि। यह बृंद कवि की पंक्तियां हैं कि अपनी पहुंच विचार के कर्तव्य करिए दौर और तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है व्याकरण से। प्रश्न है अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? नाक और मुंह, नाक, मुंह और ओष्ठ। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा इसका नाक और मुंह, क्योंकि अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नसिका की भी सहायता लेनी पड़ती है। यानी कि जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नसिका यानी नाक के द्वारा होता है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 37 है। मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आपको बताना है मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मातृ प्लस आज्ञा। इसमें री प्लस आ जो है मिलकर रा हो रहे हैं और यह कौन सी संधि हो जाएगी? यह हो जाएगी यड़ संधि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 है। आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आपको बताना है आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, आच्छादन शब्द में आ उपसर्ग है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 39 है। प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 4 या 5 प्रकार के। प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका 2 प्रकार के। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है तद्धित प्रत्यय और दूसरा होता है कृत प्रत्यय। ठीक है, जिन्हें तद्धितांत और कृदांत भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 है। अठकोना में कौन सा समास होगा? द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। सही उत्तर हो जाएगा इसका द्विगु समास, क्योंकि इसका विग्रह हो जाएगा 8 कोनों का समूह या 8 कोनों वाला। तो संख्यावाचक सामासिक पद है, इसलिए द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंद्र वज्रा। यह शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 42 है। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? जातिवाचक संज्ञा। शिक्षक जो है, शिक्षक शब्द पूरी शिक्षक जाति को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 43। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? यह भी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? भोलानाथ तिवारी ने, हरदेव बाहरी ने, दीपसित ने और या डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने। देमसित्स ने या जॉर्ज ग्रियर्सन ने। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर देमसित्स ने। इन्होंने एक से अधिक शब्दों को जोड़कर बनाए गए सर्वनामों को संयुक्त सर्वनाम कहा था। और ये सर्वनाम है जैसे कोई न कोई, सब कोई, कुछ न कुछ इत्यादि, तो इन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं और इसको इन्होंने बांटा था, डॉक्टर देमसित्स ने बांटा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 44 है। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण इसमें से कौन सा है? 3 है, चौगुना है, 2 है या दूसरा है? फटाफट अपने उत्तर कमेंट में देते रहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरा। ठीक है, जो विशेषण विशेष्य के क्रम यानी स्थान को दर्शाता है तो उसे क्रमवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 है। क्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? क्रिया के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसको नामबोधक क्रिया कहते हैं। जब कर्म संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तब वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रयुक्त होता है तब पहली क्रिया पूर्णकालिक कहलाती है, या उपर्युक्त सभी।
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रयुक्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन खाना खाकर सो गया, तो इस वाक्य में खाना खाकर सोने की क्रिया में जो खाकर है वह पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी और सोना जो है वह दूसरी क्रिया हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45। मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक या परिमाणवाचक? मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, परिमाणवाचक। ठीक है, क्योंकि मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूँ में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, जैसे कि थोड़ा सा, बहुत कुछ, अंशतः, ये सभी जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46 है। आप गाए तो मैं नाचूं, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध कर रही है? हेतु हेतु मद भविष्यत काल, हेतु हेतु मद भूत काल, अपूर्ण वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेतु हेतु मद भविष्यत काल। जब भविष्य काल में एक क्रिया के पूर्ण होने पर दूसरी क्रिया आश्रित हो तो हेतु हेतु मद भविष्यत काल होता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46 है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अजवाइन, टोप, पराठा और रसगुल्ला। इसमें से कौन सा जो है शब्द स्त्रीलिंग है, आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका अजवाइन। अजवाइन जो है स्त्रीलिंग शब्द है। टोप, पराठा और रसगुल्ला ये तीनों शब्द जो है वह पुल्लिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 48 है। इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? छाया, छाएं, छाओ या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छाया। छाया शब्द खुद ही सदैव बहुवचन शब्द है, तो इसका कोई बहुवचन नहीं होगा। छाया शब्द स्वयं ही छाया बहुवचन है। अगला प्रश्न देखते हैं, हे भाई मुझे बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक या अपादान कारक? सही उत्तर हो जाएगा संबोधन कारक, क्योंकि वो बुला रहा है हे भाई। हे भाई जो है संबोधन कारक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 50 है। जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य या ये सभी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्तृवाच्य। ठीक है, जब वाक्य क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तो कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 51 है। किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? अब बरसात रुक गई है, अध्यापक छात्रों को अनुशासन सिखाते हैं, किसान बहुत परिश्रम करता है, वह राष्ट्रभक्तिपूर्ण गीत लिखता है। किस विकल्प में क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है, आपको बताना है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, अब बरसात रुक गई है। इसमें क्रिया के पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। अध्यापक छात्रों को अनुशासन सिखाते हैं, इसमें जो है सिखा के उन्होंने खत्म नहीं किया, बस बताया गया है कि सिखाते हैं, तो यह भी पूर्ण नहीं है। किसान बहुत परिश्रम करता है, यह भी पूर्ण नहीं है, पूर्णता बोधक नहीं है। और राष्ट्र भक्तिपूर्ण गीत लिखता है, यह भी पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य है? सही उत्तर हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य, क्योंकि यहाँ पर वस्तुओं को छूना मना है, मना किया गया है, नकारात्मक भाव प्रकट कर रहा है, तो निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 53 है। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह, कोष्टक, उपविराम या अर्धविराम? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अर्धविराम। मिश्रित और संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और अर्धविराम चिन्ह कौन सा होता है? एक बिंदु होता है और नीचे कॉमा होता है। ठीक है, एक बिंदु और नीचे कॉमा।
इस तरह से होता है, इसे अर्धविराम कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 54 है। शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है और जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ये सभी जुड़वा ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। सही उत्तर है इसका जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 है। बैठी रही अति सघन वन, पैठ सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाहो चाहती छाह। पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, रूढ़ा लक्षणा, उपादान लक्षणा या व्यंजना। यह प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। बैठी रही अति सघन वन, पैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाहो चाहती छाह। इसमें कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी, आपको बताना है। यह बिहारी का दोहा है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। कभी परीक्षा में पूछ दे कि किसका दोहा है, तो यह बिहारी का दोहा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यंजना शब्द शक्ति है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। अवधि शिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इसमें कौन सा छंद है? तोटक छंद, बरवे छंद, वंशस्थ छंद या रोला छंद। सही उत्तर हो जाएगा इसका बरवे छंद। यह एक बरवे छंद है। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है और इसके प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। तो दूसरे चरण में यहाँ पे 7 मात्रा होगी, यहाँ पर 12 मात्रा, यहाँ पर 12 मात्रा और फिर यहाँ पर 7 मात्रा। ठीक है, तो यह बरवे छंद है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 57 है। जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अर्थांतर न्यास, दृष्टांत, निदर्शना या प्रतिवस्तुपमा। जहाँ उपमेय और उपमान वाक्यों के अर्थ में भिन्नता होते हुए भी उनमें समानता की कल्पना की जाती है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, निदर्शना अलंकार। यहाँ पर निदर्शना अलंकार होता है। एक और एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि यह प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पर धावनो है। ठीक है, तो यहाँ पर समानता प्रकट की जा रही है कि प्रेम का जो मार्ग है किस प्रकार का है, तो वह तलवार की धार पर चलने के समान है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? स्थाई, केवड़ा, केतकी या करेला। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है, आपको बताना है। तो सही उत्तर की बात करें तो इसमें से केतकी जो है यह तत्सम शब्द है, जबकि स्थाई, केवड़ा और करेला ये सभी शब्द तद्भव शब्द हैं। ठीक है, तो तत्सम तद्भव भी आप परीक्षाओं में याद करके जाइएगा, तैयार करके जाइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 59 है। अवगुंठन का अर्थ क्या होता है? घूंघट, अंगूठा, गांठ बांधना या गूंथना। सही उत्तर है इसका घूंघट। अवगुंठन का अर्थ होता है घूंघट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 है। चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? मलयज है, मंडन है, सोम है या मरीच है। सही उत्तर की बात करें तो मलयज जो है चंदन का पर्यायवाची होता है। चंदन के अन्य पर्यायवाची जो हैं वो हैं गंधराज, गंधसार इत्यादि, तो ये चंदन के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में आवृत्ति मूलक पक्ष है? अध्यापक पढ़ा रहे हैं, किताब अलमारी में है, माँ खाना बनाती हैं या उसने गीत सुना दिया। किस विकल्प में आवृत्ति मूलक पक्ष है? सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माँ खाना बनाती हैं। यह आवृत्ति मूलक पक्ष है इसका। इस पक्ष में कार्य की आवृत्ति का बोध होता है, जैसे कि जो कार्य रोज होता है। अब सूर्य पूरब में निकलता है, यह कार्य भी रोज हो रहा है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 62 है। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो अवश्य होने वाला हो, जो समय पर संभव ना हो या जो तौला या नापा न जा सके। तो आपको बताना है कि अप्रमेय
किस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा? सही उत्तर है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए शब्द है अप्रमेय। जो अवश्य होने वाला हो उसके लिए अवश्यंभावी कहते हैं। जो समय पर संभव हो उसे असामयिक कहते हैं। संभव ना हो उसके लिए असामयिक कहते हैं। और जो तौला या मापा न जा सके उसके लिए कहते हैं अपरिमेय। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 63। तृण पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घास काटना, बिना मतलब का काम करना, फूल गुच्छा तैयार करना या शरण में जाना। सही उत्तर हो जाएगा शरण में जाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने दृश्य हैं? 41, 42, 43 या 44। सही उत्तर की बात करें तो चंद्रगुप्त नाटक में कुल 44 दृश्य हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 65 है। रहस्यवादी कवियों में कबीर का स्थान सबसे ऊंचा है। शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। यह कथन किस विद्वान का है? श्याम सुंदर दास का, शुक्ल जी का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 80 प्रश्न हैं, क्योंकि बीपीएससी की परीक्षा में आपको कुल 80 प्रश्न देखने को मिलते हैं। यूजीसी नेट की परीक्षा में 100 प्रश्न देखने को मिलते हैं और टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में 125 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि बीपीएससी के लिए यह प्रैक्टिस सेट है 80 प्रश्नों की। साथ ही साथ आप इससे सभी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। तो यह कथन जो है श्याम सुंदर दास का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 है कि महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह निहार में कितनी कविताएं संग्रहित हैं? 48, 47, 45 या 46। निहार में कितनी कविताएं संग्रहित की गई हैं? तो सही उत्तर है इसका 47। ठीक है, निहार में 47 कविताएं हैं जो कि सन 1930 में प्रकाशित हुई थी। साथ ही रश्मि की बात करें तो रश्मि में जो है आपको 35 कविताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसमें 35 कविताओं का संकलन किया गया है। वहीं बात करें नीरजा की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण संग्रह है इनका, नीरजा की, इसमें 58 गीत संग्रहित हैं। तो गीतों के संख्या और कविताओं की संख्या भी याद रखिएगा। सांध्य गीत जो इनका है, ठीक है, सांध्य गीत की भी बात कर लेते हैं। तो सांध्य गीत में जो है 45 गीत संग्रहित किए गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 67 है 67। छायावाद के संदर्भ में हमें सत्य कथन का चुनाव करना है, माफ करिएगा असत्य कथन का चुनाव करना है। ठीक है, मानवतावाद छायावाद का सर्वाधिक उज्जवल पक्ष है। छायावाद को खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। मुक्तिबोध ने छायावाद को पलायनवाद कहा है और पलायनवाद को छायावाद का सबसे बड़ा गुण माना जाता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। कथनों को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि सभी कथन जो हैं लगेंगे कि सही हैं, लेकिन एक कथन इसमें से आपको गलत भी मिलेगा। और यह सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पलायनवाद को छायावाद का सबसे बड़ा गुण नहीं दोष माना जाता है। ठीक है, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी यही असत्य कथन है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 68 है कि गंधविहीन फूल है जैसे चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। पंक्तियां किस कवि की हैं? राम नरेश त्रिपाठी की, नाथूराम शर्मा शंकर की, मैथिली शरण गुप्त की है या निराला की हैं? आपको बताना है यह पंक्तियां किसकी हैं। वैसे ये पंक्तियां हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं में इस तरह की पंक्तियां पूछी जा सकती हैं। गंधविहीन फूल है जैसे चंद्रिकाहीन, यूं ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामनरेश त्रिपाठी। ठीक है, यह रामनरेश त्रिपाठी की पंक्तियां हैं, उनकी कविता की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 69 है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म और निधन का सही समय आपको चुनना है। एक तरफ जन्म का समय है और एक तरफ निधन का समय है। ठीक है, ऑप्शन ए है 1927 से 83, ऑप्शन बी 1930 से 80, सी है 1928 से 83 और डी है 1927 से 84। सही उत्तर की बात करें तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो जन्म हुआ था 1927 ईस्वी में हुआ था
और निधन 1983 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 70 है, कीर्ति चौधरी किस सप्तक में शामिल कवित्री हैं? तो ऐसा है कि कोई भी परीक्षा जो भी होती है परीक्षाएं, तो ऐसा उसमें कभी नहीं होता है कि उसमें से तार सप्तक या सप्तक से प्रश्न पूछे नहीं जाते हों। तो आपके लिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि आप सभी सप्तक को अच्छी तरीके से जान लें, उसमें कौन-कौन से कवि हैं, कब प्रकाशित हुआ था, तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। प्रश्न है, कीर्ति चौधरी किस सप्तक में शामिल कवयित्री हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका तीसरा सप्तक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 71 है, लोक या किसी जन समाज के बीच काल की गति के अनुसार जो गूढ़ और चिंत्य परिस्थितियां खड़ी होती रहती हैं, उनको गोचर रूप में सामने लाना और कभी कभी निस्तार्ग का मार्ग प्रत्यक्ष कराना उपन्यासों का काम है। यह कथन किस विद्वान का है? प्रेमचंद, शुक्ला, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र? उपन्यासों के संबंध में यह प्रश्न है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि हिंदी की सभी विधाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह उपन्यास से हो, चाहे कहानी से हो, या प्रश्न ऐसे हों कि किसकी कहानी है, या इस तरह से उनके संबंध में कहे गए विद्वानों के कथनों को प्रश्न बनाकर पूछा जाता है। तो यहाँ उपन्यास से संबंधित प्रश्न है और आपको बताना है यह प्रश्न किसका है, यह कथन किसका है, माफ कीजिएगा। सही उत्तर है शुक्ल जी। यह शुक्ल जी का कथन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगाइएगा और नोट भी करिएगा। ठीक है, जो प्रश्न आपको नए दिखते हों या नहीं आ रहे हों, आज इसका आपने सही उत्तर नहीं दिया हो, तो उसको आप अपनी डायरी में या कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। मैं भी ऐसा ही करती थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 72, जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अवयव को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका लगाव न रह जाएगा, वह एक प्रकार से अधूरा ही रहेगा। शुक्ल जी का यह कथन किस रचना से है? हिंदी साहित्य का इतिहास से, श्रद्धा भक्ति से, कविता क्या है से, या उत्साह से? जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अवयव को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका लगाव न रह जाएगा, वह एक प्रकार से अधूरा ही रहेगा। सही उत्तर हो जाएगा इसका हिंदी साहित्य का इतिहास। इस रचना से यह कथन लिया गया है, मैंने उठाया है। कन्फ्यूजन के लिए मैंने श्रद्धा भक्ति नाम दिया है क्योंकि धर्म की बात हो रही है, भक्ति की बात हो रही है इस कथन में, तो आप गलती कर सकते हैं। ध्यान अगर भटक जाए तो श्रद्धा भक्ति कर सकते हैं। हालांकि यह कथन हिंदी साहित्य के इतिहास से है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 73 है, जिस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर का रथ धरती से 4 अंगुल ऊपर चला करता था, उसी प्रकार अज्ञेय का प्रयोगवादी रथ भी संवेदना के धरातल से 4 अंगुल ऊपर चलता है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको नोट जरूर करिएगा। आपको बताना है यह कथन किस विद्वान का है? शुक्ल जी का, डॉक्टर गुलाब राय का, रामचंद्र तिवारी का, या डॉक्टर बच्चन सिंह का? इनका है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो इनका है, इससे यह कथन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने ऐसा कहा है कि यह प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 74 है, तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? करहाट, कड़ाह, कपित्र, कैथा, कुक्षी, कोख और अष्ट आठ। ठीक है, इसमें तद्भव और तत्सम का जोड़ा दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। करहाट, कड़ाह, कपित्थ, कैथा, कुक्षी, कोख, अष्ट आठ। तो सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये करहाट है, यह करहाट नहीं होता है। ठीक है, यह होता है कटाह। कटाह का अर्थ होता है बड़ी कड़ाही, जो कि उसका तद्भव रूप कड़ाह हो गया है। ठीक है, कटाह जो है तत्सम है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 75 है, ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रक्षिप्त, उच्छिप्त, आरोहण या उत्थान? ऊपर के लिए उछाला हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका उच्छिप्त। ऊपर के लिए उछाला हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उच्छिप्त। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं के साहित्य को स्वीकार किया जाता है? 22, 18, 25 या 16? यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए कुल कितनी भाषाओं के साहित्य को स्वीकार किया जाता है? सही उत्तर है 22 भाषाओं को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? केशवदास, बिहारी दास, देव या भूषण? किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है? सही उत्तर है बिहारी। बिहारी दास ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 78 देख लेते हैं। शुक्ल जी ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? शुक्ला जी नहीं है, शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो इन्होंने तुलसीदास के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 10, 8, 11 या 12? आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या 12 मानते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 79। हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले साहित्यकार कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, गे या अमृत राय? हिंदी में दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले साहित्यकार कौन हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका रामधारी सिंह दिनकर। इनको दिया गया था हिंदी का दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि मिला था इनको 1972 में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 80 और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। निम्न में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म आपको सही नहीं है? बता। प्रश्न संख्या 80 और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। निम्न में से तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही है? आपको बताना है। महूक, महुआ, अक्षवाट, अखाड़ा, आर्द्रक, अदरक और एकश, ईक। आपको बताना है कौन सा युग्म सही है तद्भव तत्सम के लिए। देख लेते हैं। अक्षवाट अखाड़ा जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें आर्द्रक अदरक की, तो यह इस तरह से नहीं लिखा जाता है। नीचे आर्द्र रहता है लेकिन ऊपर भी ऊपर एक और रहता है आर्द्रक। ठीक है, तो इस तरह से आर्द्रक और अदरक होता है तद्भव तत्सम। इक्ष और ईक की बात करें तो ये इक्ष नहीं होता है, इक्ष होता है। ठीक है, तो यह ईक हो जाता है तत्सम में। महूक की बात करें तो यह मधुक होता है, मधुक यानी महुआ, तो यह भी जो है सही नहीं है। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यह था आज का प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई मेहनत से कीजिए। धन्यवाद।